तो मुद्दे की बात यह है आज की कि एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि बेसिक टू एडवांस जो है वो आपको वीडियोस मिलेंगे और कोशिश करूँगा कि बाइट साइज़ हो वीडियोस, मतलब कि 5 से 10 मिनट की वीडियोस हो, क्योंकि अगर बहुत लंबे लंबे वीडियोस अगर डालूंगा तो लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी होता है कि भाई 2 घंटा और 1 घंटे का वीडियो जो होता है ना, देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको करेंगे क्या कि अगर एक बार में भी मान लीजिए कि पूरा एक सेक्शन, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि कैंडल स्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मे बी वो जो सेशन होगा वो 1 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। तो जिनको मन है वो लाइव भी अटेंड कर सकते हैं, और जो मतलब कि बाद में देखना चाहते हैं, रिविजिट करना चाहते हैं, या क्योंकि बहुत बार होती क्या है कि चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, या वापस मान लीजिए देखना है तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है, तो ये वीडियोस दीज वीडियोस विल वर्क एज रेफरेंस पॉइंट फॉर यू। तो इसीलिए एक वीडियो सीरीज़ क्या बोलते हैं वो लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे बेसिक से एडवांस तक के वीडियोस आपको मिलेंगे। और स्पेशलिटी वही होगा कि आपको जितने भी लोग हैं वो यहीं से सीख रहे हैं ऐसा तो नहीं है। आप लोग और भी यूट्यूब में वीडियोस देखते होंगे, तो वहाँ पे जब मैं भी सीख रहा था तो प्रॉब्लम ये फेस करना होता था, वो सेम प्रॉब्लम आप लोग भी फेस कर रहे होंगे कि वीडियोस जो होते हैं ना वो स्ट्रक्चर्ड में नहीं मिलता है। अगर मुझे मान लीजिए कि कैंडल स्टिक सीखना है तो बिट बाय बिट चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलता है कि भाई जितने तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, या 2 से ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न मिलके किस किस तरह के पैटर्न होते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और भी बहुत एन नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे मतलब नहीं होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियोस नहीं मिलता है कि भाई एक के बाद एक वीडियोस देखते गए और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा मैं आने वाली वीडियोस में। और दूसरा ये विशेषता होगा इस वीडियो सीरीज़ का कि ये सारे डिटेल्ड इन नेचर होंगे, मतलब कि जिस भी टॉपिक को कवर करेंगे वो पूरे डिटेल में उसके ऊपर मैं बातें करूँगा। और कोशिश ये रहेगी कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको और कोई मतलब दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, और आपको मतलब कि अगर किसी टॉपिक्स पे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कैंडल स्टिक पे अगर कोई वीडियो देखना है, तो अगर इन वीडियोस को देखने के बाद मेरा कोशिश ये रहेगा कि इसकी क्वालिटी ऐसी रहे कि आपको फिर कोई और फ्यूचर में वीडियो या बुक आपको ना पढ़ना पड़े, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, ठीक है, जैसे कि सभी वीडियोज़ मेरे होते हैं, क्योंकि इसमें कोशिश करूँगा कि किसी तरह के कोई जार्गन्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट के वो इस्तेमाल ना हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो अभी तक एक क्या बोलते हैं, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी तक हम लोग जो है बेसिक वाला जो वीडियो है वो सीरीज़ मैं रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा, कैंडल स्टिक वाला, ठीक है। तो आज हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात नहीं करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह हमने सीखा था, ट्रेंड किस तरह के होते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट में मेनली 2 तरह के मोशन होते हैं, ठीक है, आइदर ट्रेंडिंग और दूसरा मोशन हो सकता है साइडवेज, ठीक है। तो ट्रेंडिंग जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है, ट्रेंडिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेनली जो है ये 2 तरह के मोशन, ठीक है, ये दोनों जो है सेम है, ये वाला और ये वाला सेम आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, मतलब कि ट्रेंडिंग है, और ये साइडवेज है। तो स्टॉक मार्केट में केवल 2 तरह के मोशन हो सकते हैं, या तो वो कोई भी स्टॉक साइडवेज होगा या वो ट्रेंडिंग होगा। तो नॉर्मली एक स्टॉक जो है वो 70 to 80% ऑफ द टाइम क्या होता है, वो कंसोलिडेशन जोन में होता है, यानी कि साइडवेज में होता है, और 20 to 30% ट्रेंडिंग होता है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। और पैसे जो बनते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रेंड फॉलोवर हैं तो पैसे जो है वो आपके बनेंगे जब मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग होगा, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, तभी तो पैसे बनेंगे ना। अगर साइडवेज होगा, जैसे हमने अभी डॉक्टर रेड्डी का एग्जांपल देखा, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, देखिए पिछले काफ़ी समय से ऑलमोस्ट 7 जून और भी पहले से 17 सितंबर, ठीक है, मतलब सितंबर 2020 से आज तक ये जो है अगर
वहाँ पे किसी ने पैसे लगाए थे, इस वाले पॉइंट पे भी लगाए थे 20 मतलब मार्च 2020 में भी अगर किसी ने पैसा लगाया है तब भी उसके जो है कोई भी पैसा जो है अभी तक नहीं बना है। अगर किसी ने इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी अगर किसी ने पैसे लगाए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसका ऑलमोस्ट जो है किसी तरह का कोई भी पैसा जो है नहीं बना है। तो साइडवेज ट्रेंड में यही होता है, जब कोई स्टॉक साइडवेज होता है, साइडवेज मोशन में होता है, तब उस समय क्या होता है, दो तरह का काम हो सकता है। ठीक है, जब स्टॉक साइडवेज है, जब स्टॉक अगर साइडवेज है, ठीक है, तो दो तरह का काम हो सकता है। एक होता है एक्युमुलेशन, पहला काम हो सकता है ठीक है, दूसरा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो तरह की चीज़ हो सकता है। एक्युमुलेशन तब बोलते हैं जब बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़ा पार्टी लोग क्या कर रहा है, इस स्टॉक में, मान लीजिए स्टॉक यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे इस तरह का जोन में चला गया, तो दो तरह का चीज़ हो सकता है। या तो एक्युमुलेशन कर रहा है, यानी कि बड़े पार्टी लोग जो है FII DII वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक में अपना पोजीशन बना रहे हैं। क्योंकि उनको बहुत बड़ा पोजीशन बनाना होता है, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उनको उतना लिक्विडिटी नहीं मिल पाता है। ठीक है, उनको जिस क्वांटिटी में घुसना है, एक नॉर्मल रिटेलर के लिए तो बहुत आसान होता है कि ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आराम से घुस गए अपने कितना भी क्वांटिटी। अगर कोई करोड़ों में भी कर रहा है तो वो भी एक छोटा ही क्वांटिटी है, लेकिन अगर किसी को अरबों में पोजीशन बनाना है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि जब ब्रेकआउट होगा तो वो घुस जाएगा, यहाँ पे एंट्री ले सके। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा पार्टी होता है तो उसको इसी तरह का जो साइडवेज जोन होता है उसमें वो एंट्री लेना पड़ता है, और उसी तरह से एग्ज़िट भी लेना होता है। अगर किसी को एग्ज़िट लेना है तो भी मान लीजिए स्टॉक जो है यहाँ से शुरू किया, साइडवेज हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको एग्ज़िट भी करना है यहाँ से, तब भी उनको इस वाले जोन में ही एग्ज़िट करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक रस में एग्ज़िट नहीं कर सकते क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनको सही प्राइस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इस वाले जोन में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस केवल उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, स्टॉक को, या अंडरलाइन जो भी है, कमोडिटी है चाहे जो भी है, उसको बस अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके और उसको छोड़ दीजिए, और वेट कीजिए कि वो इधर डाउनवर्ड ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो वी विल मेक आवर पोजीशंस हियर। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद इस जोन से जब बाहर निकलता है तो सिंपल सा ये टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड करते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी पैटर्न्स हमने बात करे हैं इसके पहले, ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। कंसोलिडेशन क्या होता है कि केवल ऐसा तो नहीं होता है, केवल इस तरह का कंसोलिडेशन तो नहीं होता है। कंसोलिडेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, मेनी शेप एंड साइज में कंसोलिडेशन जो है वो आता है। इसके बारे में भी हमने पिछले सेशंस में बात करी है। इट कैन बी लाइक दिस, तो नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, इस वाले पैटर्न को। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह का भी हो सकता है, इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कंसोलिडेशन होते हैं, ठीक है, ये जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, ये सारे जब स्टॉक कंसोलिडेट करता रहता है तब ही बनते हैं। ठीक है, जब भी कंसोलिडेशन होगा तब इस तरह के सारे पैटर्न्स आपके बनेंगे। ठीक है, और इसी में जब ब्रेकआउट होता है, यानी कि ब्रेकआउट का मतलब क्या है, ब्रेकआउट का मतलब है कि ये जो फेज है, अब जो है स्टॉक अपना फेज को चेंज कर रहा है।
ठीक है, पहले ये साइडवेज फेज में चल रहा था, साइडवेज चल रहा था। अब अगर मान लीजिए कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यानी कि इसके फेज में क्या हो गया, चेंज आ गया। अगर नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट देता है तो क्या आता होगा इसका जो कंसोलिडेशन था डेट इज़ ओवर नाउ, ये अब ओवर हो चुका है। अब इसमें एक चाल आ सकती है, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने ट्रेड्स भी लिए हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर भी करा है। तो हम इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइव, जो कि ट्रेड हमने ऑलरेडी पिछले वीक में लिया है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, ये एक स्टॉक है जहाँ पे हमने एंट्री करा था, इस वाले एरिया में हमने एंट्री करा है। 460 के आसपास हमने इसमें पोजीशन अपना बनाया। हालांकि इसने किसी तरह का कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया हमें कि हम इसमें पोजीशन ऐड कर सके, तो एक ही बार जो है छोटी सी क्वांटिटी इसमें मैं ले पाया। ठीक है, इसने बहुत अच्छी चाल दी। कितने का चाल दिया इसने, प्राइस रेंज अगर कैलकुलेट करें इस वाले लेवल से, इसने करीब 37% का रिटर्न जो है जब से हमने एंट्री करा है तब से ये दे चुका है। ठीक है, तो इसके पहले ये क्या कर रहा था, इसके पहले अगर हम इसके पास डेटा में जाएंगे, टाइम फ्रेम को बड़ा कर देते हैं, वीकली चार्ट कर देते हैं, समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो ये क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, इस वाले जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। तो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। तो ये एक पैरेलल चैनल वाले कंसोलिडेशन जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही इसमें ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे, इसके पहले जब तक इस जोन में बना हुआ था तब तक इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार कहने का मतलब है कि कोई बड़ा मूव नहीं आया। ठीक है, सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में घुसते, यानी कि इसका जब IPO आया था, मेरे ख्याल से पहला जो सबसे लास्ट डेटा यही अवेलेबल है 12 अक्टूबर 2020 का, तो अगर आप यहाँ पे घुसते, ठीक है, 196 में, तो आपको कोई ख़ास बहुत ज़्यादा रिटर्न जो है यहाँ तक नहीं मिलता। यानी कि अगस्त 2022 तक आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप ब्रेकआउट में घुसे, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ, अगर आप मान लीजिए, हम लोग हालांकि इस लेवल पे तो नहीं घुस पाए थे, हम लोग यहाँ पे समवेयर घुसे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप यहाँ पे एंटर करते, ब्रेकआउट होने पे आप यहाँ पे एंटर करते, तो आपको जो है 60% का रिटर्न कितने दिनों में मिल गया, 1 महीने में आपको जो है 60% का रिटर्न मिल गया। इसीलिए ये सब जो कंसोलिडेशन जोन्स होते हैं इतने पावरफुल होते हैं। अगर इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आप कम समय में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को इस जो क्या बोलते हैं किसी भी स्टॉक का या मार्केट का बेसिक बिहेवियर अगर नहीं पता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री लेके परेशान होता रहेगा कि भाई क्या हो रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसमें पनौती किस बात की लग गई है। और फिर वो लोगों से कहता फिरेगा भाई हम जहाँ पे घुसते हैं वो स्टॉक तो सो जाता है, या जहाँ पे मैं घुसता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा इस तरह की बातें बोलते हुए कि मैं जहाँ पे स्टॉक लेता हूँ वैसे ही स्टॉक गिर जाता है। ठीक है, तो अगर वो बेसिक बिहेवियर को नहीं समझेंगे, कोई भी अगर बेसिक बिहेवियर को नहीं समझेगा तो उसके साथ यही परेशानी होगी। क्योंकि इस वाले जोन में अगर आप बिहेवियर समझते हैं तो इस वाले जोन में वो मैं अवॉइड करूँगा या आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस वाले जोन में आप एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, इस जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा तब हम लोग एंट्री करना अपना प्लान बनाएंगे। और आपको एंट्री करना है किस टाइम फ्रेम में करना है वो आपकी मर्ज़ी है। आप अवर्ली चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं, अगर आप डेली में कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, वीकली में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस वाले जोन में कोई बहुत बड़ा पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं इसके, जो हम लोग जितने भी तरह के कंसोलिडेशन के पैटर्न्स जो हैं इसके ऊपर आपको वीडियोज़ में मिलेगा आने वाले सीरीज़ में। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वह कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना है बहुत सारे, और उसी में आपको वो सीरीज़ में ही आपको सारे जिसके बारे में आज मैंने ब्रीफली बात करा है वो आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा।
अगला एग्जांपल देखते हैं। तो राइट्स का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका भी एक बार बड़ा टाइम फ्रेम लगा के देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी देखिए, ये भी जो है इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। पैरेलल चैनल, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है नहीं, ठीक है। तो पैरेलल चैनल बोल सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो है। तो इस तरह के जोन में जो है रिसेंटली जो है राइट्स लिमिटेड जो है इस तरह के जोन में कंसोलिडेशन इसमें हो रहा था। अब जैसे ही इस वाले जोन से ये बाहर निकला है, इसमें क्या हो गया, ये कितना भाग गया, करीब करीब अभी तक 34% हाई अगर देखें तो 38% का हाई इसने लगाया है, और लास्ट जो इसने क्लोजिंग दिया है वो 34% का रिटर्न जो है ब्रेकआउट के बाद इसने दे दिया है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो ट्रायंगुलर पैटर्न में हो सकता है, वो फॉलिंग वेज हो सकता है, वो राइजिंग वेज हो सकता है, ठीक है, वो पैरेलल चैनल हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ अगर आप सीख गए और इस चीज़ को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो यू कैन बी सक्सेसफुल इन स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। और केवल ट्रेडिंग ही नहीं, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो भी अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आती हैं कि स्टॉक का जो फेज है वो किस तरह का चल रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है या वो ट्रेंडिंग है, तो आप एक सही पॉइंट चूज कर सकते हैं एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि राइट्स जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, अपने फंडामेंटल एनालिसिस, मैं केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लगता है आपके रिसर्च में फंडामेंटली कि राइट्स बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप क्या करेंगे, जब तक आपको पोजीशन तो बनाना है लेकिन आपको टेक्निकल की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो आप क्या करेंगे, एक समझदार निवेशक के नाते आप क्या करेंगे, आप इस वाले जोन में आप देखेंगे कि भाई राइट्स जो है वो इस वाले जोन के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो आप या तो आप अगर सपोर्ट के पास खरीदना चाहते हैं तो आप इस सपोर्ट के पास अपनी पोजीशंस बनाते जाएंगे, जहाँ जहाँ सपोर्ट है यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाते जाएंगे एक इन्वेस्टर के तौर पे। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो हर गिरावट को मैं एज ए अपॉर्चुनिटी लूँगा, तो मैं हर इस बाउंस जोन को पे इसको अकुमुलेट करता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब भी मैं अकुमुलेट करूँगा। तो इससे होगा क्या कि मैं एक मतलब बेहतरीन प्राइस पे अपने पोजीशन को बिल्ड कर सकता हूँ एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो केवल ऐसा नहीं है कि ट्रेडर के लिए ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्टॉक को सही रेट पे खरीद पाने का आपको एक फैसिलिटेट करता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, टाटा केमिकल में हमने फ्राइडे को ही पोजीशन बनाया है। फ्राइडे को पोजीशन इसलिए बनाया क्योंकि इस तरह का क्लोजिंग जो है 3 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये आइडिया शेयर भी करा था आप लोगों के साथ, क्योंकि ये इस तरह का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मुझे दिखा, ठीक है, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ। और इसके पहले भी जो कैंडल बना था ये रेड वाला, आपको रेड दिख रहा होगा ये वाला बार, लेकिन दिस इज़ ए बुलिश कैंडल, ठीक है। ये बुलिश कैंडल है, हैमर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इसके बाद इसका हाई को ब्रेक करा इसने और इस तरह का सॉलिड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया है। तो देयर कैन बी, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें एक अपवर्ड मूव आ सकता है, कंसोलिडेशन जो है इसका वो ओवर हो चुका है, ठीक है, एज पर मी। और मेरा जो स्टॉप लॉस है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है सारे चार्ट्स में, ये डॉटेड लाइन मेरा स्टॉप लॉस है फिलहाल। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, मैं आपको अपडेट भी कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे कि जैसे जैसे स्टॉक, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे राइट्स में मेरे ख्याल से इस वाले यहाँ पे हमने एंट्री करी है ना, इस वाले एरिया में हमने एंट्री करी है। तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री करी है तो अब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो स्विंग
स्विंग्स बनाता जाता है, ठीक है। अगर आप 2 आवर्ली चार्ट देखेंगे तब आपको स्विंग्स थोड़े नज़र आएंगे। देखिए स्विंग्स नज़र आ रहा है, स्विंग्स नज़र आ रहा है, स्विंग्स नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इन स्विंग्स के पास जो है आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने एग्रेसिवली इसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करा है, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टॉक में फर्दर इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को क्या करूँगा, ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर लूँगा। तो अब क्या है कि स्टॉक में अगर अनटिल अनलेस की बहुत बड़ा कोई गैप डाउन ना हो जाए तो अब इस स्टॉक में मुझे लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस स्टॉक में मेरा लॉस होना नामुमकिन है, ठीक है। नामुमकिन बोलना गलत होगा, अगर बहुत बड़ा कुछ अगर नेगेटिव न्यूज आ जाता है और गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, तब तो मेरा हमको लॉस लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जिसका प्रोबेबिलिटी कम है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट आवर्स में अगर गिरावट होता भी है तो मेरा स्टॉप लॉस चूँकि यहाँ पे आ गया है और मेरी एंट्री समवेयर यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे हुई है, तो अब क्या है कि मार्केट नॉर्मली मेरे से पैसा ले जाना मार्केट के लिए मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करना ज़रूरी होता है। जो प्रॉफिट हाथ में आ गया है उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट एक रैंडम प्लेस है, अनसर्टेन प्लेस है, हाईली अनसर्टेन प्लेस है, यहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। फोर्टिस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो खाली सक्सेस स्टोरीज़ है कि जहाँ पे हमने पोजीशंस लिए हैं और वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पोजीशंस अच्छे कर रहे हैं, एक दो जो अच्छा नहीं कर रहा है वो भी एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। फोर्टिस, ठीक है, फोर्टिस का एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था, ये आइडिया, स्टॉक आइडिया। तो इसमें जो था बहुत ही अच्छा इस वाले एरिया में मेरे ख्याल से, हाँ इस वाले, हाँ यहाँ इस वाले एरिया में मैंने एंट्री करा था, आपके साथ शेयर भी करा था। और ये जो कैंडल जब बना था फोर्टिस का, नेगेटिव न्यूज आया था उस दिन, ये कैंडल जो है इसमें फोर्टिस में बन गया। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, स्टॉप लॉस लग गया। तो ये जो नेगेटिव न्यूज है ये किसी भी स्टॉक में आ सकता है, हाउएवर बिग इट इज़, ठीक है। कितना लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये ख़राब खबर, ख़राब दिन किसी भी स्टॉक का हो सकता है। तो इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है ताकि एक स्टॉक में इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए कि अगले 4-5 प्रॉफिट जो पिछला है आपका सारा कुछ ले जाए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा जीटीटी ऑर्डर में ट्रेड कीजिए और उसमें स्टॉप लॉस भी जो है वो साथ में लगा लीजिए, नहीं तो इस तरह का कंडीशन अगर होगा तो आपको एक बड़ा सा लॉस मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप हम कैलकुलेट करें इसको, मेरी एंट्री यहाँ पे थी, तो अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया था लगभग 7% में स्टॉप लॉस लग गया था। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता तब मुझे 7 के जगह पे 18% का ड्रॉडाउन देखना होता, 7 की जगह पे, ठीक है, 2 गुना से भी ज़्यादा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो कैसे आपको सेफगार्ड करता है। तो सेफगार्ड तो करता ही है, लेकिन बहुत बार स्टॉप लॉस के कारण आपको क्या होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी। तो डैट इज़ ओके, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे स्टॉप लॉस के कारण एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मिस हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखिए मेरा स्टॉप लॉस जो था करीब 822 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वापस यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है मेरे स्टॉप लॉस को टच करके, हालांकि मैंने थोड़ा सा एग्रेसिवली यहाँ पे रखा था, आई शुड हैव पुट इट यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन ये कोई जवाब नहीं कि यहाँ पे करना चाहिए था, यहाँ पे करना चाहिए था। यहाँ पे मार्केट आया था तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस लगता है और आपको लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, जो कि मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स में अभी भी लग रहा है कि ये ऊपर एक अच्छा मूव दे सकता है, तो आपके पास हमेशा मौका है कि आप इसमें वापस घुस जाइए, ठीक है। मान लीजिए कि शुरुआत में आपने एंट्री करी यहाँ पे इस लेवल पे 1000 रुपये का रिस्क लेके और आपका स्टॉप लॉस कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये ऊपर की तरफ मूव देगा तो आपके 2-3 स्टॉप लॉस के पैसे ये आराम से निकाल देगा एक बड़े वाले मूव के अंदर। तो छोटा सा लॉस लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि स्टॉक मार्केट में ये सब आपके ट्रेड के साथ हो सकते हैं, ठीक है।
स्मॉल लॉस हो सकता है, स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, बिग प्रॉफिट हो सकता है और बिग लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। एक ब्रेक इवन भी मान सकते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन हो सकता है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस जो है वैसे जगह पे पहुंच गया कि आपको उस ट्रेड में ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो ये सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं मतलब स्टॉक मार्केट में। छोटा सा अगर लॉस होगा तब भी आप सर्वाइव कर जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा सा प्रॉफिट होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट तो छोटा हो या बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट होगा तो मज़े ही मज़े इससे दिक्कत क्या है। ब्रेक इवन होगा तब भी आप सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर बड़ा लॉस हो गया, मान लीजिए आपका 1 लाख का अकाउंट है, अकाउंट साइज़ 1 लाख का है और उसमें अगर 50,000 का नुकसान हो गया, ठीक है, तब अब आपको अगर वापस 1 लाख के पोजीशन पे पहुंचना है तो आपको 100% का रिटर्न बनाना पड़ेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर आपको 50% का 1 लाख का अकाउंट है, अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है इसमें अगर आपको 50% का लॉस हो जाता है, ड्रॉ डाउन हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास कितने बचे? 50,000 बचे। अगर इसको वापस पहुंचना है आपको, ठीक है, अभी तो आपको लॉस कितने का हुआ? 50% का लॉस हुआ। लेकिन अगर आपको यहाँ से वापस यहाँ पहुँचना भी है तो आपको कितने का रिटर्न निकालना पड़ेगा? इसका 100% का रिटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, 100% का रिटर्न आप निकालेंगे तब जाके आप 1 लाख पे वापस पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए बड़ा लॉस को हमेशा अवॉइड करने का है। अगर आपने मार्केट में बस इस चीज़ से अपने आप को सेफगार्ड कर लिया, ठीक है, तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन जो लोग नौसिखिए होते हैं, नौसिखिए या जिनको जानकारी नहीं है और स्टॉक मार्केट में इजी मनी के लिए आ जाते हैं कि भाई डीमैट अकाउंट तो खुल गया, अब तो भाई पैसे छपने शुरू हो जाने चाहिए, बिना जानकारी के आते हैं, तो वो अक्सर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, बिग लॉसेस जो है उनको मार्केट से बाहर कर देता है। तो हमेशा दिमाग में यही होना चाहिए कि भाई कोई भी सिचुएशन हो, इसीलिए किसी एक पोजीशन में बहुत बड़ा पोजीशन साइज भी नहीं बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखने का, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कहीं भी हो सकती है। पूरे पैसे उठा के एक साथ डाल दिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, येस बैंक का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट है येस बैंक का। तो अगर किसी ने मान लीजिए कि इस वाले एरिया में मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ और किसी ने पोजीशन बनाया, ठीक है, पोजीशन बनाया। अब क्या है कि कोई कितना भी ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके, अगर इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है और इस वाले पोजीशन पे या इस कैंडल के क्लोज होने पे भी अगर वो अपने पोजीशन को नहीं काट रहा है, तो उसके साथ आगे जाके क्या होता है? स्टॉक प्राइस आज के टाइम में 16 रुपये 55 पैसे पे खड़ा है। एक टाइम पे 370-72 के आसपास ये चलता था, 260 के आसपास चलता था। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंटर करा है, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एंटर करा है, तो उसको इस पोजीशन पे ये लगेगा कि भाई इतना बड़ा लॉस हो गया है, छोड़ो थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने 370 पे एंट्री करा है, ठीक है, वो टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी फॉलो नहीं करता है, इस पोजीशन पे उसको अचानक से किसी दोस्त ने बोला या उसको खुद ही ऐसा लगा कि भाई येस बैंक तो बहुत अच्छा कर रहा है और इसमें बहुत आगे पोटेंशियल है, उसको लगा ऐसा अपने एनालिसिस पे, उसने पोजीशन बनाना शुरू किया। अब क्या है कि
येस बैंक का स्टॉक जो है 225 पे पहुंच गया। उसको कितने का लॉस हो रहा है? उसको हो रहा है 30-40% के आसपास का लॉस हो रहा है। अब उसको लग रहा है कि भाई ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं, मैं एक एग्जांपल मैं लेके रख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, आप उनको उसको ये लगता है कि भाई इतना लॉस हो गया, अब तो क्या ही गिरेगा ये। ठीक है, अब तो यहाँ से और क्या ही गिर जाएगा, 40% गिरेगी। अब तो यहाँ से रिट्रेस होगा और ये फिर वापस ऊपर चला आएगा। लेकिन येस बैंक के साथ क्या हुआ, ये गिरता गया और आज के टाइम में 16 रुपये पे खड़ा है। यहाँ पे अगर वो काट लेता 40% ही लॉस होता। नहीं काटने के कारण उसके साथ क्या हुआ, 95% का लॉस हो गया। तो 95% का लॉस बड़ा है या 40% का? इसीलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी अमाउंट जो होता है वो, कोई स्टॉक कितना ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, और कोई स्टॉक कितना भी नीचे जा सकता है, कोई लोअर प्राइस नहीं होता है। ये बात हमेशा दिमाग में याद रखने का। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमने देखे अभी। चलिए वापस आते हैं अपने ट्रेड्स जो हमने पिछले हफ्ते में लिए हैं। KPIT में भी हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, KPIT में भी देखिए इस वाले जोन से ये जो आपको राइजिंग चैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, राइजिंग चैनल के ऊपर इसने बहुत ही सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर एक छोटा सा ट्रायंगुलर पैटर्न इसने यहाँ पे फॉर्म किया और यहाँ पे इसमें कंसोलिडेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में था, मैंने इस पर नज़रें बना के रखी थी और इसमें जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो लास्ट डे फ्राइडे को मैंने एंट्री कर लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस इज समवेयर हियर। ठीक है, ये डॉटेड लाइन आपको स्टॉप लॉस रिप्रेजेंट करता है मेरे चार्ट्स पे। तो इसमें एक अपवर्ड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। उसके बाद फिर कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है, इसमें भी फ्राइडे को भी एंट्री करा है मैंने। तो जो भी इस वीडियो का रिकॉर्डेड फॉर्म देख रहे हैं, तो एक बात मैं डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ कि ये किसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज क्या बोलते हैं, इस वीडियो का सोल पर्पस है एजुकेशनल। ठीक है, अगर आप इन पोजीशंस को देख के अगर आप पोजीशन लेते हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस एंड फॉर योर प्रॉफिट्स एज वेल। ठीक है, आपके प्रॉफिट्स के लिए भी आप खुद जिम्मेदार होंगे और अपने लॉसेस के लिए भी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट एक रिस्की जगह है, यहाँ पे किसी तरह का श्योरिटी होता नहीं है और ये किसी तरह का भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ठीक है, जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं आज, उन लोगों को पता है ये बात। तो कल्याण ज्वेलर्स में एंट्री करा है मैंने और ये एक तरह का, ये कौन सा कैंडल है, ये डोजी कैंडल है। ठीक है, इंडिसिसिव कैंडल इसने यहाँ पे बनाया है। तो मैं यहीं पे पोजीशन बनाना चाह रहा था लेकिन कैपिटल का शॉर्टफॉल था। ठीक है, तो इसलिए इस पोजीशन पे मैंने मतलब यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं बना पाया, तो यहाँ पे मैंने बना लिया। ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद, हालांकि इसने बहुत पहले ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है कल्याण ज्वेलर्स। तो फ्राइडे को मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया है। सोलार इंडस्ट्रीज, ठीक है, इट इज़ डूइंग वेल। पहले स्टॉप लॉस जो था इसका जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री करा है, करीब इस वाले लेवल के आसपास हमने एंट्री करा है। हाँ, इस वाले लेवल के आसपास एंट्री करा है। स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, अब इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मैंने यहाँ पे कर दिया अपना। लेमन ट्री, ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। ठीक है, इसने भी देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था लेमन ट्री सिंस इसके लॉन्च से। ठीक है, इसका जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर रिसेंट जब तक इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया था, एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में ये फंसा हुआ था।
और जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला, यहाँ पे हमने 79 हाँ 84 के आसपास हमने यहाँ पे एंट्री करा है। मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी करा था आप लोगों के साथ, आप देख सकते हैं वहाँ पे किस लेवल पे क्या था। मेरा यहाँ तक मुझे याद है 84 के लेवल पे मैंने यहाँ पे ये आइडिया, स्टॉक आइडिया शेयर करा था आपके साथ, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करा यहाँ पे, तो इसका भी जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे दिख रहा है। तो मंडे को मैं इसका स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर आई विल पुट इट हियर एट 84, ठीक है। तो जब इसने ब्रेकआउट करा था तो 84 के आसपास हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था इसमें, और स्टॉप लॉस उस समय यहाँ पे था। और चूँकि ये ऑलरेडी कंसोलिडेट करके फर्दर अपवर्ड जा चुका है, तो अब समय आ रहा है इसमें फर्दर पोजीशन ऐड करने का, ठीक है। तो जब मैं पोजीशन ऐड करूँगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा और एडिशनल पोजीशन बिल्ड करूँगा, ठीक है। तो अमित जैसा पूछ रहे थे कि पोजीशन कैसे ऐड किया जाता है, तो पोजीशन ऐड करने का यही तरीका होता है, ठीक है। एक बार में पूरा पोजीशन, ठीक है, जब तालाब में उतरते हैं तो पहले एक पैर डाल के देखते हैं कि भाई गहराई कैसी है। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम तरह का बिहेवियर होता है कि पहले थोड़ा सा पैसा डाल के हम लोग चेक करते हैं कि स्टॉक का बिहेवियर किस तरह का है। तो थोड़े से पैसे डाले, ठीक है, तो इसका बिहेवियर जो है पॉजिटिव आया, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें और ज़्यादा पोजीशन जो है बिल्ड करते जाने का, फिर से हो सकता है कि ये इस तरह से आगे करे। अगर एक अच्छा स्टॉक है तो उसका बिहेवियर इसी तरह का होगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर इस तरफ से जाएगा, फिर यहाँ पे किसी तरह का कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, जैसा कि ये ब्रेकआउट हुआ, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे फिर से पोजीशन ऐड करने का, ठीक है। पहले यहाँ पे पोजीशन था, फिर यहाँ पे पोजीशन ऐड करने का, फिर जब यहाँ पे वापस जब ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे फिर से अपना पोजीशन को ऐड कीजिए और स्टॉप लॉस को इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे कर दीजिए, ठीक है। फिर वापस ऊपर जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन जा रहा है, यहाँ पे पोजीशन और ऐड कीजिए। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी इसी तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम छोटे प्लेयर होके हमें क्या करना है कि जैसे देखिए बड़ा पैसा जो होता है वही कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से पैसा ले जाता है, ठीक है। तो उनके बिहेवियर को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में तो हम लोग भी पैसा नहीं बना पाएंगे। छोटा प्लेयर क्या होता है, वो एक बार में ग्रेडी हो जाएगा, उसके पास जितने पैसे हैं वो पूरा लेके, उसको अगर किसी में कन्विक्शन आ गया तो वो पूरा पैसा लेके यहाँ पे घुस जाएगा। तो अब तो भाई दोनों चीज़ें हो सकती है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, स्टॉक नीचे चला आया तो उसको बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब ट्रेड कर रहे हैं तो सारे जितने भी आप ट्रेड कर रहे हैं सब में आपका पोजीशन साइज सिमिलर होना चाहिए। अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हैं तो सारे ट्रेड में आपको 1000 का ही रिस्क लेना है, ठीक है। किसी में मन किया 2000 का रिस्क ले लिए, किसी में 3000 का रिस्क ले लिए, तो इस तरह का अनइवन रिस्क आपको नहीं लेना, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन सा ट्रेड चलेगा कौन सा ट्रेड नहीं चलेगा, ठीक है। आपको किसी स्टॉक को देख के जैसा भी फील हो रहा हो, ठीक है, सच बात यह है कि आपके मेरे फीलिंग से मार्केट नहीं चलता है। मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि इस वाले एरिया में मैंने 84 पे पोजीशन बनाया, तो अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। इसमें जो लोग इसको फर्दर इसमें वैल्यू पाते हैं वो लोग खरीद रहे हैं हायर रेट्स पे, इसके कारण इसके वैल्यू में अप्रिसिएशन हो रहा है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पोजीशन यहाँ पे ऐड करूँगा फर्दर, तब मेरा छोटा सा 0.00000001 कंट्रीब्यूशन होगा स्टॉक को मे भी ऊपर ले जाने के लिए या इसको सस्टेन करने के लिए इस लेवल पे। लेकिन अगर मैंने नीचे लेवल पे यहाँ पे लिया है, इसके बाद यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो जिन्होंने ख़रीदा है फर्दर डिफरेंट लेवल्स पे, ये उनके कारण ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है ना कि मेरा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर रखने का कि कोई स्टॉक अगर आप लेते हैं तो आपका बस काम ये है कि आप सही समय पे उसमें एंटर करें, बाकी स्टॉक को करने दीजिए कितना प्रॉफिट जाना है। यहाँ से इसको 100% ऊपर जाना है या 200% ऊपर जाना है, लेट दी स्टॉक डिसाइड, ठीक
ठीक है। स्टॉक डिसाइड यानी कि मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि इसको कहाँ तक ले जाना है, कि मार्केट को लगता है कि भैया अब इसको बहुत हो गया, अब यहाँ से इसको वापस गिरा देना है, ठीक है। तो ना नीचे ले जाने में, नीचे पे आपका कोई कंट्रोल है ना ऊपर में आपका कोई कंट्रोल है। तो ये बातें अगर दिमाग में क्लियर रहेंगी तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा, ट्रेड करते समय आपको स्ट्रेस कम होगा। चलिए अगले स्टॉक पे हम लोग देखते हैं। अगला स्टॉक है, ये मैंने, हाँ ये भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, ठीक है। ये भी एक डाउनवर्ड चैनल में फंसा हुआ था और इस चैनल से इसने वापस मतलब कि ऊपर की तरफ निकला है। तो इसमें एक छोटा सा पोजीशन इसमें मैंने बनाया है, ठीक है। तो छोटा सा पोजीशन बनाया है, तो या तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ से नीचे एक बार और टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो इस केस में भी अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तब भी मैं पोजीशन और ऐड करूँगा। ऊपर अगर जाता है और कंसोलिडेट करके फिर अगर ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, ब्रेकआउट देता है, तब फिर मैं पोजीशन और इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये बात हर बार सेम चीज़ जो है वो रिपीट करते जाना है हर स्टॉक के साथ। तो कौन परफॉर्म करेगा आउटस्टैंडिंगली, कौन मजगांव डॉग बन जाएगा कि 40-40% जो है एक सप्ताह में दे दे, किसी को नहीं पता है, ठीक है। अगर किसी को पता चल जाए तो पूरा कैपिटल लेके आदमी घुस जाए उसी में। इतना दिमाग अलग अलग स्टॉक और इतना सारा एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर आप सही तरीके से चल रहे हैं तो यहाँ से लॉस उठाना बड़ा मुश्किल होता है नेट में, ठीक है। नेट में अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें अगर आप सही रास्ता पकड़ के रखा है आपने तो आप नेट में पैसा मार्केट से ले जाइएगा। नेट में पैसा गंवाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप अपना पोजीशन साइज ठीक से नहीं रख रहे हैं, किसी में 2000 का रिस्क ले रहे हैं, किसी में 5000 का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका ठीक नहीं है, मतलब कि लॉसेस आप लेते हैं 2 रुपये का और प्रॉफिट 50 पैसे का होता है, ठीक है। तभी आप भाग जाते हैं, तब भी जो है ऑड्स आपके अगेंस्ट में है। तो MCX जो है ये इस कंसोलिडेशन जोन से पहले तो यहाँ पे बाहर आया, वापस इसने यहाँ पे टेस्ट किया अपने इस वीकली सपोर्ट ट्रेंड लाइन को। इसने यहाँ पे, ये इसका वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में देखिए इसने यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है और बहुत ही अच्छा कैंडल इसने यहाँ पे फॉर्म किया है वीकली चार्ट पे। और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पे है। एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे इसको मिलेगा। फिर ये वीकली मंथली जो भी बोल लीजिए इसको, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे। तो दो चीज़ें जो है, ये वाला ट्रेंड लाइन और यहाँ पे ये वाला, दोनों एक तरह से कॉन्फ्लुएंस हो रहा है आपका। तो इसलिए मैंने इस वाले लेवल पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है। लेट्स सी आगे क्या होता है आने वाले हफ्तों में। VIP इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इस वाले लेवल पे हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे एंट्री इसमें करी है। इस लेवल के आसपास हमने एंट्री करी है इसमें। इसने देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ तक का रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया। तो ये वाला कैंडल जब इसमें बना तो इसने दिखा दिया कि बुल्स जो है अभी भी कंट्रोल में है, ठीक है। बियर्स ने यहाँ तक ढकेला मार्केट को, लेकिन फिर भी बुल्स ने वापस कंट्रोल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं करा, तो इस वाले कैंडल से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया। और फिर जब इसने इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा तो फिर कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें अभी करंट पोजीशन बना हुआ है, आगे देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस होता है VIP इंडस्ट्रीज़ का। दीपक फर्टिलाइज़र में भी सेम है, इस वाले कंसोलिडेशन जोन से ये बाहर निकला है फ़िलहाल, और उसके बाद फिर से एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ये कंसोलिडेट करने लगा। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री मैंने कर लिया है, फ्राइडे को ही एंट्री करा है इसमें। स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये इस तरह के ट्रायंगुलर
कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद इसने, ठीक है, इस वाले स्टॉक पे, ठीक है, लोगों का बायस देखिए, हम चूँकि इंसान हैं, तो इंसान है तो हम अलग अलग सोर्सेज से स्टॉक के बारे में सुनते रहते हैं, ठीक है। तो एशियन पेंट का बड़ा नाम सुनते हैं हम लोग कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अब जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो मुझे काफ़ी उम्मीदें इससे बन गई थी, ठीक है। लेकिन अगर उम्मीदें बनी तो मैंने पोजीशन इसमें नहीं बनाया, क्योंकि मेरा नियम है। अब बाकी सब स्टॉक्स तो चल गए, लेकिन ये वाला स्टॉक इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया। अब ये स्टॉप लॉस के बहुत ही नज़दीक है मेरा स्टॉप लॉस, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा है। मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉप लॉस मतलब जिस तरह का इसने पैटर्न बनाया है, या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ इसने बनाया है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन होने के बाद ये भी हो सकता है। अब मार्केट को लेट दी मार्केट डिसाइड कहाँ इसको ले जाना है, लेकिन अगर इस वाले एरिया में आता है ये, तो आई विल एग्ज़िट, क्योंकि इसके बाद क्या है कि फ़र्दर इसमें और बड़ी मंदी इसमें आ सकती है, इसीलिए इस वाले एरिया पे मैं इसको टाटा बाय कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको बायसनेस जो है नहीं घुसने देने का। तो एज ए अगर इन्वेस्टर आपने यहाँ पे इसमें एंट्री करी है, तब इसमें ऐसा कुछ ख़राबी नहीं है। लेकिन एज ए ट्रेडर अगर आपने इसमें एंट्री करा है, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप फंडामेंटली इसमें एंट्री करा है तो आपको फिर फंडामेंटल ट्रिगर ढूंढना पड़ेगा, न्यूज़ के जरिए या जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके ज़रिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कुछ फंडामेंटल बदलाव तो नहीं हो गया। अगर कुछ फंडामेंटल जिस सोच के साथ आपने एंट्री करी थी वो चीज़ें इसमें बदल गई हैं, तब आप जो है इसमें से एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं है और स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो फिर आप इसमें बने रहेंगे और हर डिप पे आपको क्या है, अपना पोजीशन ऐड करते जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे, जैसे मेरा ये आखिरी पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट प्राइस अगर यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब इस प्राइस तक यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर टाटा बाय बाय, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। मेरा लगा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं कि कुछ करना पड़ेगा, मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है जीटीटी में। ये प्राइस आएगा मेरे को वापस बाहर निकाल देगा जीटीटी ऑर्डर मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं, कोई इमोशन मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस को हमेशा जो है दिमाग में ना रखिए, सिस्टम में रखिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ठीक है। जैसे जो भी आपको स्टॉप लॉस सोचना है वो ठंडे दिमाग से, जब मार्केट बंद है सोच लीजिए कि कहाँ पे होना चाहिए। वो यहाँ भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ट्रेडर हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा। आप यहाँ भी रख सकते हैं इस वाले स्विंग के नीचे, यहाँ भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एज ए ट्रेडर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रखा है तो आपके बहुत ज़्यादा दिन नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपके गिनती के दिन बचे हैं। एक स्टॉक होगा आपको येस बैंक जैसा या फोर्टिस जैसा आपको मिलेगा, वो आपके सारे पैसे एक बार में ले जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। चलिए अगले स्टॉक पे जाते हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें हमने एंट्री करी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, इस वाले एरिया में हमने लगता है कहीं पे एंट्री करी है, हाँ इस वाले एरिया में एंट्री करी है। मैंने इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे कर दिया है, जो रिसेंट स्विंग है उसके नीचे मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा इसने देखिए आपने पास्ट में बहुत ही अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर इसने कंसोलिडेशन जोन बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसने अच्छा खासा मूव जो है ब्रेकआउट के बाद दे चुका है, ठीक है। 37-40% बहुत आसान से मज़े में मिल जाता है, ठीक है। 40-45% का मूव आपको बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। सोचिए कितना समय है, 11 जुलाई, मात्र डेट रेंज अगर निकाले इसका, यानी 88 डेज़, मात्र 3 महीने के अंदर आपको 40% का रिटर्न, ठीक है। ये साल भर में भी 40% अगर कोई रिटर्न निकाल लेता है कंसिस्टेंटली तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है।
तो एक एक स्टॉक में आपको जो है इस तरह का रिटर्न आपका निकल जा रहा है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं सही तरीके से और बाकी जो नियम होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। तो अगले स्टॉक पे चलते हैं, इन्फोसिस ये मेरे पोर्टफोलियो में है एक्चुअली, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर। अब क्या है कि देखिए, हाँ, इसमें मैंने इन्फोसिस क्या है कि इसमें मैं एज ए इन्वेस्टर इसमें मैंने एंट्री करा है, तो इसमें मुझे कोई ऐसा फंडामेंटली ट्रिगर नहीं मिला, ठीक है। ग्लोबल ट्रिगर तो है, वो अलग बात है, वो तो अपॉर्चुनिटी होता है कि वर्ल्ड वाइड यूएस में स्लो डाउन हो रहा है तो आईटी कंपनीज़ को थोड़ा नुकसान हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन कंपनी वाइज इसमें कुछ ऐसा ट्रिगर मुझे नहीं दिखा जिसके कारण इन्फोसिस नीचे जाए, तो मैंने नीचे वाले लेवल पे इसको एवरेज करा है, ठीक है। अब अगर इस लेवल के ऊपर एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जो लेवल्स है इसका कैसे मैं फ़ायदा उठाऊंगा। अब मुझे मान लीजिए कि इन्फोसिस को एवरेज करना है, तो मैं इन लेवल्स पे नहीं करूँगा। अब जब ये इस लेवल के बाहर निकलेगा, ठीक है, इस वाले लेवल के ऊपर बाहर निकलेगा, इसको टेस्ट करेगा, ठीक है, तो मैं इस लेवल के ऊपर इसमें थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं करंट लेवल पे एवरेज करता हूँ तो अगर मान लीजिए कि स्टॉक और भी नीचे जाता है, ऐसे बाउंस करके और भी नीचे चला जाता है, तो फिर मैं और जो लोअर लेवल पे एवरेज कर सकता था वो अपॉर्चुनिटी खो जाएगी ना। इसलिए कहीं भी एवरेज करने से अच्छा है कि इसको सही लेवल पे अगर एवरेज करेंगे तो थोड़ा सा रिटर्न अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर कैसे टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके सही जगह एंट्री कर सकता है, मार्केट को थोड़ा सा टाइम कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग फ़िलॉसफीज़ है, ठीक है। बहुत लोग एडवोकेट करते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग फ़िलॉसफीज़ है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं एज ए ट्रेडर, ठीक है, तो मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ तब भी मैं इन जो मार्केट का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस जो है, यानी कि मार्केट्स ने जिन स्ट्रक्चर्स को अपने प्राइस के थ्रू बनाया है, इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता हूँ एज ए इन्वेस्टर भी। सिप्ला, हाँ, सिप्ला भी एक इंटरेस्टिंग केस है। इस वाले लेवल पे हमने एंट्री करा है, पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब मैंने इसको ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस बचा है, ठीक है, करीब 15-20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है बचा है। पहले स्टॉप लॉस बड़ा था, 50 रुपये के आसपास था, अभी जो है 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगभग बचा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके उम्मीद है मुझे सिप्ला से कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इस वाले एरिया में कंसोलिडेट करके या इस वाले एरिया में कंसोलिडेट करके फिर वापस कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर कंटिन्यू नहीं करता है और इस वाले लेवल पे आता है तो आई विल एग्जिट, और वापस अगर मौका देता है तो वापस घुस जाऊंगा। अगले स्टॉक पे आते हैं HDFC बैंक। तो इसमें भी मैंने एज ए इन्वेस्टर अपने पोजीशंस बना रखे हैं HDFC बैंक पे, ठीक है। तो ये कहीं भी जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक कि इसमें कोई फंडामेंटल दिक्कत मुझे समझ में नहीं आती तब तक मैं इसमें से नहीं एग्जिट करूँगा। हाँ चलिए, तो थोड़ा सा इसका चार्ट भी टेक्निकल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट लाइन था इसको हालांकि मैंने ग्रे से नोट किया है, इट शुड बी ऑरेंज। हाँ देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, ठीक है। इस पे मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर इसके नीचे सस्टेन करता है HDFC बैंक, टेलीग्राम पे मैंने आपको शेयर भी करा था कि इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो देयर कैन बी अ बिग फॉल, ठीक है। यहाँ से एक बड़ी डाउनवर्ड मूव हो सकती है, तो इसने क्या, यहाँ से एक अच्छी खासी मूव इस वाले लेवल तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसने बहुत ही तेज़ी से यहाँ से रिवर्स कर लिया। तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है इसका यही मतलब होता है, ठीक है, कि ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल है, ठीक है। यहाँ से अपवर्ड वो भी तेज आ सकता है, क्योंकि जब ये लेवल टूटा पहले ये रेजिस्टेंस था। हाँ ये बात भी आपको पता होगी कि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक एज ए सपोर्ट काम करता है,
ठीक है। तो पहले इट यूज टू बी ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही इसने ब्रेक करा तो इसने यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट का काम करा। ठीक है, तो ये इट स्टार्टेड वर्किंग एज सपोर्ट। ठीक है, तो इसने बहुत ही अच्छा यहाँ से रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करता है। तो नॉर्मली अगर देखिए इतना बड़ा मूव आया है तो भी शेप रिकवरी जो होता है वो बहुत कम होता है। नॉर्मली अगर इसको ऊपर भी जाना है तो जब रिवर्सल होगा तो नॉर्मल जो वे ऑफ रिवर्सल होता है वो इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही 10% वाले केस होता है कि मार्केट क्या बोलते हैं, ये ऐसे आया और इस तरह से ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसा बहुत ही रेयर टाइम्स होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ डबल बॉटम। ठीक है, जब भी वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो इस ऐसा देखिए इसीलिए होता है, इस तरह का रिवर्सल इसीलिए होता है, डब्ल्यू पैटर्न जिसको बोलते हैं या डबल बॉटम बोलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ये मोमेंटम होता है, सेलर्स ने जो बेच के इसको यहाँ तक लाया है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये वापस इसको नीचे की तरफ वापस अपने जो पोजीशंस है उसको डिफेंड करने के लिए इसको वापस फिर नीचे की तरफ लाते हैं। तो नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है, अब अगर वापस बुल्स कमान संभालते हैं और इसको फिर अगर वापस ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है। फाइनली जो है बियर्स जो है वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं भैया ये इसको क्या बोलते हैं, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, नीचे नहीं ले जाया जा सकता इसको। ठीक है, तो फाइनली जो है ऊपर की तरफ ये वो वापस रिज्यूम हो जाता है, तभी जो है डब्ल्यू पैटर्न बनता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लेकिन अगर किसी में बहुत तेज कोई न्यूज़ आया तब जाके इस तरह का भी शेप रिकवरी आपको दिखता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है भी शेप के ऊपर काम करना, क्योंकि जो भी पैटर्न 10 में से एक बार बन रहा है उस तरह के पैटर्न के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। जो पैटर्न 10 में से 9 बार बन रहा है, 10 में से 9 बार अगर स्टॉक रिवर्स हो रहा है कहीं से भी, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा था, देखिए इतनी बड़ी गिरावट थी। ठीक है, एक बार पे रिवर्स नहीं हुआ, फिर वापस आया इस लेवल पे, फिर ऊपर की तरफ गया, देख रहे हैं इतना बड़ा डब्ल्यू पैटर्न। तो ये जो मोमेंटम होता है, डाउनवर्ड मोमेंटम, अगर आप तो ये एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, ये एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, बियर्स भी जो है वो मल्टीपल अटैम्प्ट लगाते हैं, एक बार और अटैम्प्ट करते हैं इसको नीचे ले जाने का, लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं, जब ये नेक लाइन है, ठीक है, ये इसका नेक लाइन हो गया। ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि बियर्स ने जो क्या किया, गिव अप कर दिया। ठीक है, गिव अप कर दिया और मार्केट फिर वापस यहाँ से इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया। इसका बेसिक मतलब ये होता है। तो उसी तरह से जैसे डब्ल्यू पैटर्न रिवर्सल के लिए होता है कॉमन, उसी तरह से जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और जब नीचे की तरफ रिवर्सल होता है तब ये एम बनाता है, एम या डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप भी इसको बोलते हैं, टॉप नंबर 1 टॉप नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से डबल टॉप अगर बनाता है और ये इस वाले लेवल के नीचे चला जाता है तो भी हम मान सकते हैं कि बुल्स ने गिव अप कर दिया है। बुल्स जैसे ही गिव अप करते हैं यहाँ से तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इट कैन बी डबल टॉप डबल बॉटम, तो ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ट्रिपल टॉप ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस होता है। तो दोनों मतलब एक ही तरह से काम करते हैं, डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम है, सब एक ही तरह से काम करते हैं। अगर नेकलाइन टूटा तो समझ लीजिए कि रिवर्सल हो गया, जो सेंटिमेंट्स थे वो बदल गया। अब अगर आपको बुलिश पोजीशन बनाना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे, ठीक है, यहाँ तक जो था किसी तरह का बुलिश पोजीशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है बुल्स को नहीं था, लेकिन ये जैसे ही टूटा, ठीक है, ये जैसे ही टूटा नेकलाइन, ये जो नेकलाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ही ये ब्रेक हुआ वैसे ही जो है पोजीशन फ्रेश बनाया जा सकता है। तो और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियोस जो रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा, उसमें शेयर करूँगा और भी कितने होते हैं। कप एंड हैंडल होता है। ठीक है, देखिए ये कप है
और ये हैंडल है। ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं। अगर आप बेसिक समझते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस का बिहेवियर अगर आप समझते हैं, तो ये सब जो पैटर्न्स हैं वो केवल मतलब आप इन पैटर्न्स के नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अगर बिहेवियर समझ में आता है कि क्यों कप अगर बनता है, ठीक है, कप एंड हैंडल अगर बनता है तो वो रिवर्सल का एक साइन होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि बुल्स बियर्स का पावर, जब ये कप फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जब ये कप फॉर्म हो रहा है तो इतना बड़ा इसका बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बियर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये हैंडल बनता है, यानी कि ये सैलो है, ठीक है, इसका जो डेप्थ है ये ज़्यादा है, यहाँ पे बियर्स ज़्यादा डोमिनेंट थे। लेकिन जब ये हैंडल बना, ठीक है, देख रहे हैं कि कितना सैलो है, इसका जो डेप्थ है वो कम है, यानी कि बियर्स का जो डोमिनेंस है वो कम हो गया। पिछले बार जो था बुल्स ने यहाँ से रिवर्स करा था इसको, प्राइसेस को। अब इस बार क्या किया इसने, बुल्स ने क्या किया, यहीं से प्राइस को रिवर्स कर दिया। तो इससे ये दिखता है कि भाई अब बुल्स डोमिनेंट हो गए हैं मार्केट में। तो इसीलिए कप एंड हैंडल का यही मतलब होता है, ये आपको कहीं दिखेगा नहीं। ठीक है, आप खुद बैठ के सोचेंगे सारे पैटर्न्स के ऊपर तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये प्राइस एक्शन बन क्यों रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शंस क्यों बन रहे हैं, ये सब जो जितनी भी हमने बातें करी, ठीक है, कप एंड हैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब सारा का वीडियो मिल जाएगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा आने वाले सेशंस में यूट्यूब पे। चलिए अगले चार्ट पे चलते हैं, जायडूस वेलनेस। ठीक है, इस पर भी पोजीशन हमने बनाया है जायडूस वेलनेस में। ठीक है, इस वाले लेवल पे हमने पोजीशन बनाया है। ये आपके साथ मैंने ये स्टॉक शेयर भी करा था, इसका चार्ट। ठीक है, ये भी कंसोलिडेशन, एक लंबे कंसोलिडेशन, यानी कि फरवरी 2022, ठीक है, 2 फरवरी 2022 से इस वाले कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये फंसा हुआ था। अब इस कंसोलिडेशन जोन से ये बाहर निकला है, तो उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी अपवर्ड मूव हो सकती है। ठीक है, तो इस वाले यहाँ पे समवेयर आई हैव मेड पोजीशंस जायडूस। बिरला सॉफ्ट भी एज ए इन्वेस्टर मैंने इसको होल्ड रखा है। ठीक है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैंने इसको होल्ड रखा है, लेकिन अब अगर फर्दर गिरावट होती है, अगर ये चैनल जो है इसको अगर तोड़ देता है तो आई में प्लान टू एग्जिट। ठीक है, फंडामेंटल इसमें भी कोई ऐसा ट्रिगर है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं करा है, इन्फोसिस को एवरेज करा है लेकिन इसको एवरेज नहीं करा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा फंडामेंटल कुछ ट्रिगर ऐसा है नहीं। इसमें भी सारे IT कंपनीज़ के जो स्टॉक है वो नीचे है, तो ये तो मिड कैप में आता है, इसलिए इसमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन फंडामेंटली कुछ ऐसा इसमें है नहीं। हाँ, मरिको लिमिटेड भी जो है वो काफ़ी, इसका जो इतिहास है मेरे साथ बहुत अच्छा रहा नहीं है, लेकिन चूंकि इसने एग्ज़िट किया लास्ट टाइम भी, जब हमने इसमें एंटर करा था मैंने बहुत पहले, तो इसमें मुझे लॉस ही हुआ था। लेकिन नियम तो नियम है, जब इसने ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो मैंने फिर से एंट्री करा। ठीक है, और काफ़ी कोशिश कर रहा है मरिको। मेरा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे है, 505 504 के पास है, डॉटेड लाइन के पास। काफ़ी कोशिश कर रहा है ये सस्टेन करने का, और मार्केट इसका साथ नहीं दे रहा है, या ये मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और एज पर SGX निफ्टी मार्केट जो है करीब करीब 200-250 पॉइंट जो है वो गैप डाउन खुलने वाला है। आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज संडे है, कल मंडे है, तो कल करीब करीब 250 पॉइंट नीचे खुलने वाला है। देखते हैं मरिको कहाँ खुलता है। और ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर स्टॉप लॉस लगता है तो ले लेंगे ग्रेसफुली। तो यही तो काम है ना हमारा काम ही है स्टॉप लॉस जो है वो लेना, प्रॉफिट बनाना। स्टॉक अगर यहाँ तक चला जाता है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स होके ऐसे करके वापस यहाँ चला जाता है, तो ये हमें इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ डन बाय मार्केट। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक जाता है, ठीक है, इस लेवल पे जाता है और आप स्टॉप लॉस इसको ले लेते हैं प्रॉपरली, तो ये आपका काम है। आपका काम है केवल स्टॉप लॉस लेना समय पे। कितना लॉस ले सकते हैं ये आपका काम है एज ए ट्रेडर, ये आपका काम नहीं है, ये मार्केट का काम है। मार्केट का काम, मार्केट को छोड़ दीजिए, इसको 200% ले जाना, मरिको को इसको चांद पे ले जाना है,
मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। अपना काम केवल बस है, बहुत बोरिंग सा काम है हमारे पास, समय पे स्टॉप लॉस ले लेना, ठीक है। ये काम अगर हम लोग नहीं करते हैं और ये वाला काम देख के खुश होते रहते हैं, अपना पीठ थपथपाते हैं, ठीक है, तो फिर ये बेवकूफ़ी है, इसमें कभी ना कभी हम लोग मारे जाएंगे। ये काम अपना है ही नहीं। मरीको और एशियन पेंट, ये दो स्टॉक है जो कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो जिसमें हमने अभी एंट्री करी है। गो फैशन में भी ये स्मॉल कैप है, मेरे ख्याल से स्मॉल कैप है, और इसमें भी हमने यहाँ पे समवेयर हेयर हमने यहाँ पे करीब 1260 वाट के लेवल पे हमने एंट्री करा है। पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये भी स्टॉप लॉस यहाँ पे है। मे बी कल मैं इसको 1286 के आसपास इसका स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर दूंगा। मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे ही मैं टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करूंगा। KRBL अभी रिसेंटली इसने ये एक, अगर कैंडल केवल बेसिकली कैंडल पे देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल इसने फॉर्म किया है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये निकल के सस्टेन करेगा, लेकिन अभी तक इसने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अब या तो ये ऊपर की तरफ जाए नहीं तो स्टॉप लॉस लगाए। शुरुआत में जब एंट्री हुई थी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब जो है ट्रेल करके इसको ऊपर ले आया है 339 पे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। अब अगर वापस अगर नीचे की तरफ जाता है, ऊपर जाता है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाने से कोई दिक्कत थोड़ी होता है किसी को। स्टॉक में आपने एंट्री लिया, ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने से ही दिक्कत है। तो बस दिक्कत का उपाय करके रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है। मेट्रो ब्रांड्स भी एक ये चैनल इसने फॉर्म किया है, इस चैनल के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एंट्री हमारी समवेयर यहाँ पे हुई थी, ठीक है। एक और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें देखने की बात, मेट्रो ब्रांड्स में भी आप देखेंगे कि एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन सिंस जब से इसका लॉन्च हुआ था, IPO जब से इसका आया है मेरे ख्याल से 22 दिसंबर 2021 को, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया, और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, अभी तक कितने का रिटर्न दे चुका है ब्रेकआउट, सिंस ब्रेकआउट इसने दिया है 28 जुलाई, ठीक है। मात्र कुछ महीने पहले इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद समझिए कि 62% और हाई बनाए तो 70% के आसपास का इसने रिटर्न दे दिया है आफ्टर ब्रेकआउट। तो ये पैटर्न आपको बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब चीज़ें आप सीख जाइएगा बहुत आसानी से। तो 70% का रिटर्न 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक होते हैं कि भाई साल भर 5 साल से होल्ड करके रखें लेकिन कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन सोचिए कि अगर आप सही तरीके से एंटर करेंगे प्राइस को समझते हुए तो बहुत कम टाइम फ्रेम में अच्छा खासा रिटर्न बनाया जा सकता है। मेट्रो ब्रांड्स एग्जाम्पल है इसका। हाँ, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, इसमें भी हमने एंट्री करा है समवेयर अभी ये ट्रेल हो गया है, इसको हटा देते हैं। इसका देखना पड़ेगा कहाँ पे किस लेवल पे एंट्री हुआ है, लेकिन आइडियली जो है एंट्री यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ये ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा खासा इसने दोबारा कंसोलिडेट करके इस जोन को ब्रेकआउट करा है इसमें, और चांसेस है कि ये फिर और फर्दर नए हाइज बना सकता है। और ये है आपका, वापस पहुंच गए हम लोग मझगांव डॉप। ये बेस्ट परफॉर्मर है, करीब 24-25% का रिटर्न जो है वो दे चुका है, ठीक है। इस वाले लेवल पे, हालांकि इस वाले लेवल पे तो हम लोग नहीं घुस पाए थे, इस वाले लेवल पे हम लोग यहाँ पे घुसे थे, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। 40% का रिटर्न जो है ये अच्छा खासा दे चुका है, ठीक है। तो इतने कम समय में इतना अच्छा रिटर्न बना लेना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये स्टॉक्स जो थे
हमने डिस्कस कर लिया